24 दिसंबर 1999। 5 हथियारबंद आतंकवादी, 178 यात्री और 1 हवाई जहाज। IC-814 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही जहाज पर सवार हर इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। प्लेन में सवार 5 आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। 178 यात्री बंधक बना लिए गए। हाईजैकर्स प्लेन को लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से उसे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। अमृतसर में तेल भरने में हो रही देरी से हाईजैकर्स बौखला गए। उन्होंने सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी और उनका पहला शिकार बना रुपेन कटियार। मजबूरन पायलट कैप्टन शरण बगैर ईंधन भराए हवाई जहाज को लाहौर ले गए। लाहौर में ईंधन भरवाने के बाद IC-814 ने पहले काबुल और फिर दुबई की तरफ उड़ान भरी। दुबई में आतंकवादियों ने कुछ यात्रियों को आजाद कर दिया और रुपेन कात्याल की लाश को बाहर फेंक दिया। इसके बाद 162 यात्रियों और क्रू के साथ IC-814 को कंधार ले जाया गया। वहां पर आतंकवादियों ने अपनी शर्त रखी। यात्रियों की रिहाई के बदले खतरनाक आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख की रिहाई। 173 घंटे और तीनों आतंकवादियों की रिहाई के बाद सभी 178 सही सलामत वापस आ गए, सिवाय एक के, रुपेन कटियार। एक 173 घंटे यानी पूरे 7 दिन एक विमान के अंदर, आंख पर पट्टी बंधी हुई, सर झुका हुआ, खौफ के साए में मौत को सामने खड़ी देखते हुए, हर पल हर लम्हा दहशत से भरा हुआ। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, बाहर क्या चल रहा है इसकी भी खबर नहीं। हर वक्त जहन में सवाल, क्या हम जिंदा बचेंगे? क्या हम कभी रिहा हो पाएंगे या यूं ही बेमौत मार दिए जाएंगे? 173 घंटे बाद IC-814 के यात्री रिहा तो हो गए, पर क्या मौत से वो मुलाकात उन्हें 10 साल बाद भी डराती है? क्या आज भी वो मंजर याद करके उनकी रूह कांपती है? क्या उनके लिए जिंदगी के मायने बदल गए हैं? आज जानेंगे उन लोगों से जो IC-814 पर सवार मौत से रूबरू होकर लौटे हैं। हवाई जहाज उड़ाना कोई आसान काम नहीं, और वो भी तब जब आपकी गर्दन पर एक बंदूक टिकी हो, आपकी आंखों के सामने जिंदा हैंड ग्रेनेड्स हों और आपके आसपास ऐसे सिरफिरे लोग जिनके हाथ खून से रंगे हों। ऐसे मुश्किल हालात में भी उन्होंने न सिर्फ जहाज को कई बार उड़ाया, बल्कि यात्रियों के हौसले को भी क्रैश नहीं होने दिया। एक कैप्टन जिसकी पत्नी और 2 बेटियां घर पर उसका इंतजार कर रही थी, उसे उस वक्त अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे फिक्र थी अपने पैसेंजर्स की, क्योंकि वो IC-814 का पायलट था, कैप्टन देवी शर्मा। शुरुआत से अगर मैं बात करूं, जब पहली बार आपको ये एहसास हुआ कि मेरा प्लेन हाईजैक हो गया है, वो मोमेंट्स? सबसे पहले मेरे माइंड में जो चीज़ आई वो ये थी कि मेरे को अपने पैसेंजर्स कैसे बचाने हैं। सबसे पहला काम जो मेरे माइंड में आया, तो उसके ऊपर मैंने सोचना शुरू कर दिया। डरे थे आप भी? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कोई भी एक रिवॉल्वर देके और हैंड ग्रेनेड देके डरेगा, बट जब आपके कंधे पर थोड़ी जिम्मेवारी हो, और वो भी इतने पैसेंजर्स की और जहाज़ की, और आप 26,000 फुट पे उड़ रहे हो, तो उस टाइम वो डर निकल जाता है, क्योंकि हर पैसेंजर वो आपकी तरफ देख रहा होता है कि अब कमांडर क्या करेगा। उस वक्त जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आपको लगा कि प्लेन हाईजैक हो गया है, उस वक्त कॉकपिट में क्या मंजर था, वो आज आप हमसे बांटना चाहते हैं? One person entered the cockpit
जिसने मंकी कैप डाली हुई थी और एक हाथ में उसके हैंड ग्रेनेड था और रिवॉल्वर था। तो उस टाइम थोड़ी देर के बाद एक एक करके 4 और आए कॉकपिट के अंदर बारी बारी। तो टोटल विद इन 5 मिनट मैं कुछ अबाउट 5 लोगों को काउंट कर सका। 5 ने हैंड ग्रेनेड, 5 के पास हैंड ग्रेनेड थे, 4 के पास रिवॉल्वर, 1 के पास नाइफ था और सबने मंकी कैप डाली हुई थी। और आपके गर्दन पर बंदूक टिका दी गई? गर्दन पर यहाँ पर बंदूक टिकाई हुई थी। ये निशान जो है ये था तो बचपन का, पर उस थोड़ा सा इसको डीप किया गया था तब उन दिनों ड्यूरिंग दैट नाइट जो चलता रहा सारा, क्योंकि वो रिवॉल्वर थी वो रब की जा रही थी यहाँ पर। उनमें से एक जो था जिसका नाम झूठा नाम बर्गर रखा हुआ था, उसको नॉलेज था थोड़ा सा फ्लाइंग के बारे में, और उनको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। और हम करते करते अपना अमृतसर पहुंचे। मैंने आपकी किताब फ्लाइट इनटू फियर ये पूरी पढ़ी, द कैप्टन स्टोरी। अमृतसर का आपने जिक्र किया, उसके अलावा भी कई बार कैप्टन शरण, मुझे ऐसा लगा किताब पढ़ के कि आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, बहुत असहाय महसूस कर रहे थे कि इस वक्त मैं क्या करूं, कहीं से मदद नहीं आ रही है। डेफिनेटली, क्योंकि जब मैंने अमृतसर में लैंड किया था, मेरा पर्पस यही था कि ये हाईजैकिंग अमृतसर में खत्म हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। अमृतसर से हमें टेक ऑफ करना पड़ा, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इस हाईजैकिंग का। वो आपके लिए शायद बहुत एक सैड मोमेंट था मेरे। वो बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था, क्योंकि हम 49 मिनट्स हम ग्राउंड के ऊपर थे, बट कुछ नहीं हो पाया उस टाइम। क्या लगता है, ऐसा लगता है मुझे मार डालेंगे? बर्गर को नॉलेज थी आपको, कभी कभी ये डर भी लगा होगा ये हवाई जहाज उड़ा सकता है? नहीं, मरने का डर तो हमेशा ही रहा है, जब तक हम वापस वहाँ से चले नहीं, जब तक मरने का डर तो हमेशा रहता था। पर हमें एक एहसास जरूर था कि हम एक शील्ड बन के अगर रहते हैं बिटवीन पैसेंजर और हाईजैकर्स, तो हमारे को अभी नहीं मारेंगे, और अगर हमारे को नहीं मारेंगे हम अपने पैसेंजर्स को भी बचा सकते हैं। 2 या 3 बार ऐसा मौका आया है, पायलट हैं आप, एक जिम्मेदार इंसान हैं, आपको हाईजैकर के पैर छूने पड़े सिर्फ इसलिए कि आप उसका गुस्सा शांत कर सकें और आपके पैसेंजर्स की जान बच जाए। हमने मिन्नतें की कि आप अमृतसर में हमें लैंड करने दो, और अपने पैसेंजर्स के लिए मैं उस टाइम कुछ भी कर सकता था, क्योंकि मेरे को उनको बचाना था। रुपिन की मौत हो गई है, ये आपको कब पता चला? ये एक्चुअली पता तो मेरे को लग गया था जब हम दुबई में उसकी डेड बॉडी उतारी थी, हमें बाद में पता लगा। इनफैक्ट जब उस टाइम उतर रहे थे उस टाइम मैंने उनको नहीं देखा था, बट ये मालूम है कि उनको उठा के बाहर रखा गया था। पर डेफिनेटली हमें पता चल गया था, कंधार पहुंच के एग्जैक्ट न्यूज़ हमें पता लग गई थी। एक तरफ एक पायलट है जिसको लगातार अपने पैसेंजर्स का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ एक इंसान है जिसकी 2 बेटियां हैं, और शायद इस फ्लाइट के तुरंत बाद आप अपनी फैमिली को छुट्टी पर ले जाने वाले थे। वो एहसास कितनी बार हो रहा था? फैमिली की याद आना तो बहुत जाहिर सी बात है सारी चिंताओं के बीच। उस टाइम फैमिली की याद कम आती है, अगर आप अपनी जिम्मेवारी समझो तो फैमिली बाद में आ जाती है, काम वो पहले आ जाता है कि मेरे को सेफ्टी कैसे करनी है अब अपने पैसेंजर्स की। आशना है हमारे साथ। आशना, आपको कुछ भी याद नहीं है? वो 7 दिन आपने अपनी मम्मी को तो उस वक्त देखा होगा कि परेशान होंगी घर में, क्या कुछ याद है आपको? क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, जितना मैं जानती थी कि पापा नहीं थे घर पे, और जो भी आते थे उन्हें सब यही कहते थे कि आ जाएंगे, मम्मा को कंसोल करता था कोई कुछ ना कुछ। तो मैं तो बस मम्मा से ही पूछती थी पापा कब आएंगे, क्योंकि बात की ग्रेविटी समझने की नहीं थी मेरे अंदर समझ तब। पर जितनी बहादुरी से पापा ने वो 7 दिन निकाले, और मम्मा ने ट्राई किया कि बच्चे इफेक्ट ना हो, वो आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी भूल पाऊंगी। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। आई थिंक पहले शो पे आज तक इतने शो हुए, पहले शो पे मेरे को थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ा। अमृतसर से निकलने के बाद भी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। लाहौर में
आपको एक बार ये फैसला करना पड़ा था कि सड़क पर लैंड कर दूं, क्या करूं, क्या हुआ था? वो एक्चुअली जब हम लाहौर पहुंचे तो लाहौर एटीसी ने रनवे टोटल ब्लॉक कर दिया था। रनवे की लाइट्स बंद कर दी, जितने नेविगेशनल एड्स थे जिनसे हम लैंड करते हैं वो बंद कर दिए, और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास फ्यूल नहीं था और हवा में अब कुछ पल रहना भी मेरे लिए मतलब सस्टेन करना मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त मेरे को ऐसे कोई जगह चाहिए थी जो कि थोड़ी प्लेन हो, कि अगर मैं इस जहाज को फोर्स लैंडिंग भी कर दूं, हो सकता है अगर मेरे 178 जो पैसेंजर हैं इनमें से आधे की डेथ हो जाएगी, आधे तो बच जाएंगे। जब मैं एयरक्राफ्ट को नीचे ला रहा था रोड की तरफ, उस वक्त तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि अभी मैं लैंड करूंगा, पर बैक ऑफ द माइंड था कि मेरी हाइट वो पढ़ रहे हैं और मैंने उनको बोल दिया है कि मैं क्रैश करने जा रहा हूं, और अगर उनके माइंड में थोड़ा सा भी होगा कि हमारे शहर के ऊपर एक क्रैश करेगा, इससे से तुम रनवे दे दें, वही जो बात थी वो काम आ गई मेरे। और जब मैं नीचे आ गया काफी, उनको लगा कि अब तो ये वाकई क्रैश करने जा रहा है, तब उन्होंने बोला कि कम ऑन द रनवे, नाउ द रनवे इज ओपन फॉर यू। कैप्टन, इतनी अलग अलग तरह की उस वक्त हालात पैदा हो रहे थे, डिड यू नेवर ब्रेक डाउन ऑन द प्लेन? कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं टूट जाऊंगा? ऐसा हुआ है, एक बार हुआ है, पर डेफिनेटली नॉट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, बिकॉज अगर मैं किसी के सामने ब्रेक डाउन होता है मेरा, तो दूसरों का जो उम्मीद है मेरे से वो टूट जाती है। आज 9 साल गुजरने के बाद भी अगर आज आंखों में पानी आ जाता है, बिलीव यहाँ पे आपके बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम इस चीज ने इफेक्ट कहीं तो किया होगा। कांधार में जितनी दिन प्लेन खड़ा रहा, मुसीबतें बढ़ती चली गईं, टॉयलेट्स गंदे होते जा रहे थे, खाने को कुछ नहीं बचा था, पैसेंजर्स परेशान हो रहे थे, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी कि भारत सरकार क्या कर रही है। उस वक्त का कुछ बताना चाहेंगे? उस टाइम जो अंदर की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डे बाय डे ख़राब होती जा रही थी। टॉयलेट्स फुल थे, लोगों ने खाना बंद कर दिया, और उसके बाद अंदर स्मेल थी बहुत ज़्यादा, टॉयलेट्स की स्मेल भी होती थी। कोई टॉयलेट जाता था तो 15-20 मिनट उसके कपड़े स्मेल करते रहते थे। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई, बद से बदतर होती चली गई डे बाय डे। और 5 दिन के बाद हमारा जो एक्सिलरी पावर यूनिट होता है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है और एयर कंडीशनिंग देता है ऑन ग्राउंड, वो भी ख़राब हो गया था। उसके बाद तो अंदर भी काफ़ी सर्दी हो गई थी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भी माइनस में चल रहा था उन दिनों, दिसंबर में। तो हालात तो दिन पर दिन बदतर ही होते चले गए थे। जब ये खबर मिली कि आप सब लोग रिहा होने जा रहे हैं, वो लम्हा याद है? डेफिनेटली ये तो खुशी का लम्हा था, क्योंकि हमें रात को पता लग गया था वो, पर कहीं ना कहीं दिल में जरूर था कि जिस कीमत पे ये एक्सचेंज हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो पूरी भीड़ आपको देखने के लिए, आपके स्वागत के लिए इतने सारे लोग आए हुए थे, लेकिन आपकी नजरें किसी एक को ढूंढ रही थी इस भीड़ में। डेफिनेटली जब आप उस चिंता से मुक्त हो गए हो कि जो 8 दिन तुम्हारे पैसेंजर्स की जो सेफ्टी का जो बीड़ा था वो तुमने उठाया हुआ था, तो अब वो छूट गया, तो अब डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो। नवनीत, उन 173 घंटों में IC 814 पर क्या चल रहा था ये तो कैप्टन शरण बता सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली में 2 बेटियों को संभाल रही हैं, आपके लिए एक एक मिनट गुजारना बहुत मुश्किल रहा होगा। एक्चुअली जिंदगी और मौत का सवाल होता है कि सारी फैमिली आपकी इन्वॉल्व है, छोटे छोटे बच्चे आपके मुंह को देख रहे हैं। दोनों डॉटर्स उस टाइम काफ़ी छोटी थी, छोटे वाली तो काफ़ी छोटी थी, बड़े वाली समझ रही थी कि क्या हो रहा है आसपास, इतने लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। और उसके बाद 2 और 3 दिन के बाद पैसेंजर्स की फैमिलीज भी मेरी तरफ देख रही थी, क्योंकि वो किसी पे बिलीव नहीं कर रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
कि गवर्नमेंट क्या कहती है। बार बार ये डर तो रहता ही है कि अगर कोई बुरी खबर आ गई तो क्या होगा, बिल्कुल। कैसे जीऊंगी सारी जिंदगी, क्या। बिल्कुल, यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, आपको पता ही नहीं है कल को क्या होना है, तो 50-50, ही मे और मे नॉट कम बैक। यस यस, फ्यू टाइम्स, पता नहीं उस टाइम पे बड़ा अच्छे से टाइम निकल गया, आज आपने एकदम से वो सारा, ये जाता नहीं है माइंड से। मैं ये कहूँ कि फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है। आज 9 साल गुजरने के बाद भी अगर आज आंखों में पानी आ जाता है, यहाँ पे आपके बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम इस चीज ने इफेक्ट कहीं तो किया होगा। मैं आज सबके लिए कैप्टन शरण एक वो पैराग्राफ पढ़ना चाहती हूँ जहाँ आपने वो जिक्र किया है जब आप नवनीत से मिले थे, वो पर्सनली मुझे बहुत टच किया था। जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे उस वक्त का इन्होंने लिखा है कि ऑल दिस व्हाइल आई वाज लुकिंग अराउंड, आई वांटेड टू सी माय फैमिली, देयर वर अ लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस बट नॉट माय वाइफ, एंड देन आई सॉ हर, शी वाज वॉकिंग टुवर्ड्स मी, she wearing a pink salwar kameez and those pearls. I have never seen her looking so beautiful before. She hadn't forgotten even after those 7 terrible days. We embraced and my eyes were wet. I realized I was home. My mother had come too, as had my brother and my buddy, Captain S.S. Virk. There wasn't much more time to think. Everything was a wonderful blur, happiness all around, pure joy and relief. I was back with my friends and my family. I was home. The terror of Amritsar and Lahore, of Dubai and Kandahar was history. It was finally over. इस एक वाक्य ने जिंदगी बदल दी कैप्टन शरण। जिंदगी बदल दी पर स्ट्रॉन्ग भी बना दी थोड़ी। स्ट्रॉन्ग भी हो गई जिंदगी और काफी कुछ सीखा। बाकी हमको ये कहना होगा कि कैप्टन देवी शरण एक हीरो हैं, एक ऐसा हीरो जो हर वक्त हिम्मत के साथ अपना फर्ज निभाता रहा, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने यात्रियों की सलामती की कोशिश करता रहा, और उस निस्वार्थ सेवा भाव के लिए कैप्टन देवी शरण आपको हमारा सलाम। मरने से डर नहीं लगता, अब बेटी के लिए डर जरूर लगता है। वो जो फियर ऑफ डेथ होता है, नॉर्मल फियर है, वो सप्रेस हो गया। IC-814 पर सवार हर यात्री की अपनी एक अलग ही दास्तां है। मौत को सबने अलग अलग तरीके से देखा है। हर किसी के जहन में आज भी कोई न कोई खौफनाक वाकया ताजा है। रोमेश ग्रोवर की आंखों पर बंधी पट्टी अचानक अपने आप खुल गई। उसके बाद जो हुआ उसे याद करके वो आज भी घबरा जाते हैं। क्या हुआ था उस वक्त जब आंख पर से पट्टी हट गई थी? हमको बोला गया था कि सिर नीचे करके बैठो, आंख पे पट्टी बांध के बैठो। वो कपड़ा छोटा होने की वजह से गिठा पूरी नहीं बंधी, तो पट्टी खुल गई। थोड़ी देर के बाद किसी ने आके मेरे को साइड में ऐसे उंगली मारी, पट्टी क्यों खुली हुई है तुम्हारी? ऊपर देखा तो वो हाईजैकर्स में से एक खड़ा हुआ था, एक हाथ में छुरी थी। कहता पट्टी खोल के बैठे हो, बच के रहना, अगला नंबर तुम्हारा है। वो 7 दिन आज भी आपको याद आते हैं या डराते हैं? हाँ बिल्कुल याद आते हैं, और कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो सोच के आज भी ऑलमोस्ट 10 साल के बाद भी डर लगता है। 29th मॉर्निंग की बात है शायद, इन्होंने सबको आवाज लगाई PA सिस्टम पे कि बारात में आए हो क्या, सब सो रहे हो यहाँ पे। चौक के लोग उठे तो कहते हैं अब आखिरी दिन है, तो तुमने जो जिसको याद करना है, जो करना है कर लो, क्योंकि हो सकता है कि हम
डिसीजन लेंगे कि क्या हैंडल, किस तरह से हैंडल करना है, कि आप लोगों को एक एक करके मारना है या टेक ऑफ करके हवा में जहाज को उड़ाना है। माय गॉड, प्लेन के अंदर क्या हालात थे? हमने जितना पढ़ा सुना हम उतना जानते हैं, आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपने क्या पढ़ा मेरे को नहीं मालूम, पर जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस करा, एक तरह से इनह्यूमन कंडीशंस कही जा सकती हैं। बदबू, अंधेरा और ऊपर से ठंड, कंडीशंस तो काफ़ी ख़राब थी। देयर वाज नो वाटर इन द टॉयलेट, देयर वाज नो टॉयलेट पेपर, एंड द टॉयलेट्स वर littered with magazine papers and whatever was available there. और उस पूरे दौरान अपने घर की, अपनी पत्नी की याद आ रही होगी? बहुत याद आती थी, बहुत याद आती थी। Have you changed towards your wife after this incident? कुछ बदलाव आए? I think that is something she can answer best. Okay, let's ask her. प्रीति, अगर मैं आपसे पूछूं, आप दोनों की जिंदगी में कितना बदलाव आया है उस हाईजैक के बाद? I can just go on and on about this, but जैसे रोमी बोल रहे हैं आपको, टाइम की जो अहमियत है, आई थिंक सबसे बड़ा चेंज वही है। एक आम इंसान ये सोचता है कि आपकी इतनी एज है, आप इतने साल और जिएंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, फिर आप उनकी शादी करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, बट अब हम लोग ऐसे नहीं सोचते। अब कल के बारे में नहीं सोचते, आज ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जो आप कर लें वही है आपके पास। इनके साथ तो जो हो रहा था वो हो रहा था, सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपके दिल में जो चल रहा होगा वो शायद आप सबको बता भी नहीं पाई होंगी उस वक्त। आई डोंट नो आप इस चीज़ को कितना बिलीव कर सकते हैं, बट 24 से लेके 31 रात तक, जब तक रोमी वापस नहीं आए, ना तो मैं अपने घर गई और ना मैं सोई, और वो सारा टाइम मैंने काटा था आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर। जैसे बोलते हैं ना आप डीप फ्रीज में चले जाते हैं, तो मेरी इमोशंस डीप फ्रीज में चली गई, मैं ब्लैंक थी, मैंने कुछ नहीं सोच पाई। How difficult was it? मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, शी वॉज हार्डली 10 years old। तो अगर रोमी ने वापस नहीं आना है और मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाउ विल यू लिव? जिंदगी में डर आ गया है या डर खत्म हो गया है? दोनों। मरने से डर नहीं लगता, अब बेटी के लिए डर जरूर लगता है। वो एक रियलिटी जो सामने देखी, जो क्लोजनेस उसके साथ देखी, वो जो फियर ऑफ डेथ होता है, नॉर्मल फियर है, वो सप्रेस हो गया। वो ऐसा लगा कि वो सेपरेशन जो हुआ है वो पता नहीं खत्म होगा भी वो सेपरेशन कि नहीं होगा, वापस मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। सो दैट वाज बहुत टेरिफाइंग था। आज जिंदगी लाइव में हिस्सा लेने के लिए संजय और भावना दुबे चाहकर भी भोपाल से फ्लाइट नहीं ले सकते थे। वो आज भी हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकते क्योंकि उनके बेटे क्षितिज को हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है। 6 साल की उम्र में IC-814 में उसने जो कुछ देखा, उसका खौफ आज तक उसके जहन में बाकी है। भावना, बहुत डरता है क्षितिज? जब छोटा था तब तो बहुत ही ज़्यादा डरता था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इंसिडेंट्स टीवी पे देख रहे हैं कि ये चीज़ें होती रहती हैं, वैसे वैसे उसको मोल्ड करते जा रहे हैं। काफ़ी कुछ मोल्ड हुआ है, मगर शुरू के कुछ साल तो बहुत ही ज़्यादा डरता था। क्षितिज, क्या लगता है आपको, आज भी आपको कौन सी बातें, आप बहुत छोटे थे जब ये हाईजैक हुआ, क्या बातें आपको याद आती हैं? मुझे बस इतना याद है कि व्हेन वी गॉट डाउन फ्रॉम द प्लेन, एक बहुत बड़ा से ग्राउंड में उतारा गया था, पूरा अंधेरा था, डार्कनेस थी, एंड वी कुड सी सम स्मॉल लाइट्स कमिंग टुवर्ड्स अस। छोटी सी लाइट्स पास में आ रही, जो बाद में उनके मिलिट्री, दुबई के मिलिट्री के वो थे, बसेस थे।
संजय, यहाँ हम लोगों से मिल रहे हैं जिनका कोई अपना IC-814 पर सवार था और वो यहाँ, उनको यहाँ चिंता हो रही थी। लेकिन अगर आपकी मैं फैमिली की बात करूँ, चारों लोग उस प्लेन पर थे। कुछ अगर अनहोनी हो जाती तो कोई नहीं बच पाता। ये ख्याल भी आज अगर आता होगा तो शायद आप घबरा जाते होंगे कि क्या होता अगर सबके सब सारे पैसेंजर्स मार दिए जाते। हम लोगों के लिए तो ये दूसरा जन्म है, सेकंड बर्थ है। जो भी इंसिडेंट्स हुआ, अगले 4-5 साल विदाउट नींद की गोली लेकर सो नहीं पाता था मैं। पिल्स लेनी पड़ती थी मुझे। एक जो मौत का डर था, जो पहले नहीं था लाइफ में कभी। आपने मौत देख ली तो वो एक मौत का डर पता नहीं क्यों बैठ गया था। जो भी एक टेरर जो होता है ना, बैठ चुका था। पूरे 173 घंटे ही बहुत दहशत भरे रहे होंगे, लेकिन कोई सबसे खौफनाक लम्हा शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं सबके साथ? आई थिंक 27 या 28 का था, 28 तारीख का था, जब टोटली बातचीत फेल हो गई थी इंडियन गवर्नमेंट से। इंडियन गवर्नमेंट ने जो मना कर दिया था कि हम उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानेंगे। उसके बाद उन लोगों ने क्या, कुछ पैसेंजर्स को आगे कर दिया, कुछ को पीछे कर दिया। और पीछे जो पैसेंजर कर दिया था उसमें भी था, उन्होंने बोला कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो हर 1 घंटे में एक आदमी को मारेंगे। भावना, आप तो अगर मैं फिर भी कहूँ कि उन चंद खुशनसीबों में थी जिनको दुबई एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया था। ये कहा गया था कि हम महिलाओं को और बच्चों को छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जा रही हैं, आपको अपने बचने की और अपने बच्चों के बचने की खुशी है, लेकिन आपको ये परेशानी कि संजय अकेले छूट रहे हैं, वो बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। नाइफ और गन पॉइंट पे हमको, चूंकि हम लोग फर्स्ट फ्यू रोज में थे, लेडीज एंड किड्स, तो हमको गन पॉइंट पे नीचे उतारा गया। और हम चूंकि आगे वाले सीट्स में थे तो हमको लगा कि हमें उतार गया और पीछे पीछे सारे पैसेंजर्स आ रहे होंगे। मगर एज सून एज वी गॉट डाउन द डोर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट वर क्लोज्ड। वो जो एक मंजर था कि जब वो दरवाज़ा बंद हो गया और उसके 10-15 मिनट बाद जब वहाँ से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया और इन लोगों का कोई पता नहीं था, मतलब ये लोग एयरक्राफ्ट के अंदर और हम लोग नीचे, और बिल्कुल अंधेरी सुनसान जगह जहाँ हम कुछ मालूम नहीं था कि हम कहाँ पर हैं। क्योंकि ये तो हमें बाद में जब अथॉरिटीज़ ने अप्रोच किया है तब पता चला कि वी वर इन दुबई एंड वी वर इन सेफ हैंड्स। फॉर मी दैट वाज द वर्स्ट मोमेंट इन माई लाइफ, बिकॉज वो ऐसा लगा कि वो सेपरेशन जो हुआ है वो पता नहीं ख़त्म होगा भी वो सेपरेशन कि नहीं होगा, वापस मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। सो दैट वाज बहुत टेरिफाइंग था। वहाँ से लौटने के बाद, IC-814 से रिहा होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें कम नहीं हुई, आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आई हैं। उसके बाद घर गिरवी रखना पड़ा, घर बेचना पड़ा। क्या हुआ, जैसे 3 तारीख को हम लोग वापस आए थे और 13 तारीख को इनकम टैक्स छापा पड़ गया था, 10 दिन बाद। मैं टोटली कंप्लीट बेड रेस्ट में था, स्लिप डिस्क हो गई थी मुझे। डॉक्टर ने 6 महीने बेड रेस्ट बोला था मुझे, हाईजैक में बैठे रहने की वजह से। एंड ही, लाइक आई सेड, कि न्यूक्लियर फैमिली एंड ही वाज रनिंग अ वन मैन शो था, पूरा बिजनेस चल रहा। तो इनके इफेक्ट होने से पूरा जो बिजनेस है वो भी इफेक्ट हो गया साथ में, बिकॉज नेचुरली फिजिकल हेल्थ डाउन हो गई, तो उसकी वजह से ही वाज नॉट एबल टू वर्क अप टू हिज फुल कैपेबिलिटी ऑल्सो। तो वो एक इंसिडेंट से पूरी जो लाइफ है वो सब सिरे से, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सभी तरीके से हिल गई एकदम। उसको गले में स्टैबिंग था, काफ़ी प्रोफेस ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। ब्रुफेन उसके मुंह में रखा तो ठीक है, वो उसको भी गल्प नहीं कर पाया, पानी भी नहीं पिया, रेस्टलेस था, मतलब बिल्कुल तड़प रहा था। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। IC-814 के पैसेंजर्स के लिए डॉक्टर अनीता जोशी भगवान ही तो थीं। एक फर्स्ट एड बॉक्स और दर्द की चंद गोलियों के सहारे वो सारे यात्रियों को संभालती रहीं, उनकी देखभाल करती रहीं, वो भी ऐसे माहौल में जहां उनकी खुद की जान भी महफूज नहीं थी। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया कि इस डॉक्टर को भी नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। डॉक्टर अनीता, आज भी जब उस हाईजैक की बात होती है तो पहला ख्याल क्या आता है? मौत। बहुत करीब से देखा है? जी हाँ, बहुत करीब से।
क्या हॉन्ट करता है उस वक्त का, कौन सी यादें हॉन्ट करती हैं? हम सभी दहशत में थे, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा रहेंगे, पर उस डर को सहते सहते एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उस पर हिम्मत हावी हो जाती है। जब आप सोचते हो कि मरना तो सभी ने, पर डर डर के क्यों मरे। सबसे पहले किसका इलाज करना पड़ा आपको, कहाँ से पूरा शुरू हुआ? रुपिन? तो रुपिन, हाँ जी। किस हाल में देखा आपने रुपिन को? तड़प रहा था, रेस्टलेस था। उसके गले में स्टैबिंग था, काफ़ी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। रुपिन उसके मुंह में रखा तो ठीक है, वो उसको भी गल्प नहीं कर पाया, पानी भी नहीं पिया, रेस्टलेस था, मतलब बिल्कुल तड़प रहा था। तो मैंने इनको कहा कि इसको आप लोग प्लीज़ उतारिए, जहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया जा सके इसको। और 2-3 दिन बाद आपकी ये हालत हो गई थी कि आप शायद ये स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पा रही थी, आपके खुद का हाल बहुत ख़राब हो गया था। हाँ, तीसरे दिन सुबह मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। उसकी वजह एक तो मेरे को रह रह के रचना कटियाल को देख के बड़ा गिल्ट फील होता था। जब भी मैं इकोनॉमी पेशेंट्स को देख के पीछे जैसे ही बिजनेस क्लास में आती थी, वो बेचारी पूछती थी मैम मेरा हाथ पकड़ के, मैम मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो हर बार मैं झूठ बोलती थी कि उसको गलती से दुबई में उतार दिया, उनको नहीं पता था कि तू साथ में। मैंने अपने हस्बैंड की डेथ देखी तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पार्टनर का लॉस क्या होता है, शायद मेरे से ज़्यादा कोई समझ पाए। मैं आज भी जब 24 दिसंबर को याद में रात भर सो नहीं पाती हूँ। वापस आई, बेटे से मिली, वो लम्हा याद है? मेरे बेटी को ही वॉज टू यंग, 10 साल का था, उसको बताया नहीं गया था कि ऐसा कुछ हुआ। आप कब मिली उससे, कोई याद है? या 1st of January। And he didn't know anything? No। डॉक्टर अनीता, उन 173 घंटों के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली है? हर सुबह हमको एक नई लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन मैं सोचती हूँ बहुत आगे का सोचना नहीं चाहिए। मतलब जो पल हैं उनको बिल्कुल जिंदा दिली से, और मेरी लाइफ का मोटो है कि अगर मेरी लाइफ किसी के भी काम आ सके, कोई भी ज़रूरतमंद जो भी है, तो शायद मैं अपने आप को अपने लिए सभी जीती। वाकई मौत को इतने करीब से देखकर लौटने के बाद जिंदगी के मायने कैसे बदल जाते होंगे, कोई इन लोगों से पूछे। क्या आप जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो खौफ के 173 घंटे बिताने के बाद भी हाईजैकर से जुदा होते वक्त उनके गले लग रहे थे, उनको अपने घर का पता दे रहे थे, उनके बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनसे तोहफे ले रहे थे। सुनकर हैरानी होती है, पर यही सच है। आई डोंट नो कि उनके मन में क्या था। एक भाई के नाते उसने मुझे गिफ्ट दिया, मैं अभी भी संभाल के रखा है। आज जिंदगी लाइव में हम बात कर रहे हैं खौफ के 173 घंटों की, उन दहशत भरी यादों की जो आज भी IC-814 के यात्रियों की रूह कपा देती है। लेकिन इन सब के बीच कोई है जिसकी यादों में एक हाईजैकर आतंकवादी की तरह नहीं, एक भाई की तरह है, जिसने उस हाईजैकर का दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा आज तक सहेज कर रखा हुआ है। उस विमान में जहां एक तरफ हर इंसान करीब आती मौत की आहट सुन रहा था, तो दूसरी तरफ एक हाईजैकर पूजा कटारिया का जन्मदिन मना रहा था। नई शादी हुई थी, हनीमून पर गए थे आप, बहुत सारी खुशियों के साथ लौट रहे होगे, और आज भी वो लम्हा याद है जब ये लगा कि ये हाईजैक हुआ है प्लेन। कैसे उन्होंने किया और कैसे हेड्स डाउन करवाए, वो 8 दिन कैसे निकले, बस दोबारा याद आ गए तो फिर बहुत डराते हैं आज भी।
लगातार बात कर रहे हैं, खाने की दिक्कत थी, टॉयलेट्स गंदे हो गए थे। लेडीज़ की अगर मैं बात करूं, औरतों को ख़ास तौर पर ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। मैंने कैप्टन देवी शरण की किताब में पढ़ा था, सैनिटरी नैपकिन्स की प्रॉब्लम हो गई थी, वो अरेंज किए जा रहे थे कहीं से। बहुत खौफनाक रहा होगा वो सब कुछ। एक्चुअली 8 डेज तो हम उठे ही नहीं चेयर से, चेयर पर ही बैठे रहे। सिर्फ ऑन दैट डे जब मेरा बर्थडे था तब उसने मुझे उठाया था कि आप उठो, बस। सुनने में बहुत अटपटा सा नहीं लगता कि एक हाईजैकर आपका जन्मदिन मना रहा था और आपको तोहफा दे रहा था? आई डोंट नो कि उनके मन में क्या था। एक भाई के नाते उसने मुझे गिफ्ट दिया, मैं अभी भी संभाल के रखा है। देखे वो तोहफे को? ऑन द लास्ट डे उन्होंने इस पे ऑटोग्राफ भी दिया। क्या लिखा है? टू माई डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड बर्गर। उसको कैसे पता चला था कि आपका जन्मदिन? एक्चुअली मैंने ही बताया था कि प्लीज़ हमें रिलीज़ कर दो, मेरा बर्थडे है। क्या किया उसने? कुछ नहीं, उसने बोला पहले तो कि कोई बात नहीं, हमें नहीं पता कि हम कब छोड़ेंगे, आपकी गवर्नमेंट को पता है, तो बट कोई बात नहीं, हम आपका बर्थडे यहीं सेलिब्रेट कर देते हैं। रात को उन्होंने एक एप्पल लेके कटवाया मेरे से। इन सब की बातें सुनकर एक बात तो साफ जाहिर होती है कि जो कुछ उन 173 घंटों में इन लोगों ने देखा, सुना, सहा, उसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। उस खौफ को ये लोग आजीवन अपने जहन से मिटा नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक नौजवान यात्री था जो IC 814 से जिंदा वापस लौट ही नहीं पाया। रुपिन कत्याल के पिता चंद्रमोहन कत्याल आज 10 साल बाद भी उस बदकिस्मत घटना के बारे में बात तक नहीं करना चाहते जिसने उनसे उनके जवान बेटे को छीन लिया, और इसलिए आज वो जिंदगी लाइव में भी नहीं आए। लेकिन हम उनका दर्द समझते हैं और आज हम कुछ देर मौन रहकर रुपिन को एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इस दुआ के साथ कि फिर कभी किसी को वो हालात ना देखने पड़े जो IC 814 के पैसेंजर्स ने देखे।